हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द CSC गेट हब। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे DBMS का वो है इररिकवरेबल प्रॉब्लम। प्रीवियस पार्ट में हमने कनकरेंट एग्जीक्यूशन की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स अगर होती हैं हमने वो डिस्कस किए थे, जो कि बेसिक प्रॉब्लम्स हैं कनकरेंट एग्जीक्यूशन के। उन बेसिक प्रॉब्लम की वजह से जो हमारी ट्रांजैक्शंस हैं ना, उन पर कुछ अफेक्ट पड़ता है। कभी कभी क्या होता है कि उन प्रॉब्लम्स की वजह से हम हमारी ओवरऑल ट्रांजैक्शन को क्या रिकवर नहीं कर पाते हैं। तो उस तरह की जो प्रॉब्लम होती है उसे हमने क्या नेम दे दिया था, इररिकवरेबल प्रॉब्लम दिया। मतलब कि ऐसी ट्रांजैक्शन जिनमें कुछ कन्फ्लिक्ट अकर हुए। प्रीवियस पार्ट में हमने वो कन्फ्लिक्ट डिस्कस किए थे। मैं पहले एक बार ब्रीफ इंट्रोड्यूस कर देती हूँ उन कन्फ्लिक्ट्स का कि वो क्या थे। हमारे पास मेजर 3 प्रॉब्लम्स थी। चौथी प्रॉब्लम एक उनमें से किसी एक प्रॉब्लम की वजह से अकर होती है। बेसिक 3 प्रॉब्लम्स थी हमारी, राइट रीड प्रॉब्लम, रीड राइट प्रॉब्लम एंड राइट राइट प्रॉब्लम, जिनकी वजह से क्या है एक्चुअल में कनकरेंट एग्जीक्यूशन में कुछ दिक्कत आती है। अगेन रीड राइट की वजह से एक और प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस हुई थी जिसे अनरिपीटेबल रीड प्रॉब्लम कहा जाता है। उन प्रॉब्लम्स की वजह से जो हमारा ओवरऑल ट्रांजैक्शन है उस पर कुछ इफेक्ट पड़ता है। वो अफेक्ट्स में से फर्स्ट अफेक्ट जो है वो क्या है, इररिकवरेबल प्रॉब्लम। वो जो प्रॉब्लम्स थी बेसिक प्रॉब्लम्स, वो ट्रांजैक्शन में कुछ इस तरह के चेंजेस ला देती हैं। उन प्रॉब्लम्स की वजह से हम क्या नहीं कर पाते। जब हम रोल बैक परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, तो हम रोल बैक में चाह के भी हमारे जो प्रीवियस वैल्यूज़ थी या प्रीवियस डेटाबेस था, हम उसे फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं, हम उसे रिकवर नहीं कर पाते हैं। दैट्स है उस तरह की प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं, इररिकवरेबल प्रॉब्लम। मतलब हम हमारी ट्रांजैक्शन को प्रीवियस जो हमारे डेटाबेस था जो अब अपडेट हुआ फेल ट्रांजैक्शन की वजह से, उसको हम अगेन वापस से क्या रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। तो वो क्या चीज़ होती है, इररिकवरेबल। और वो जिस शेड्यूल की वजह से वो इररिकवरेबिलिटी अकर हुई है उसको क्या बोला जाता है, इररिकवरेबल शेड्यूल। और उन शेड्यूल की उस प्रॉब्लम को क्या कहा जाता है, इररिकवरेबल प्रॉब्लम। दोनों टर्म्स रिलेटेड हैं। अब इररिकवरेबल शेड्यूल, जब हम बात करते हैं शेड्यूल की कि एक शेड्यूल में अगर क्या अकर हो रही है, इररिकवरेबिलिटी अकर हो रही है, तो उस शेड्यूल को हम क्या बोल देते हैं, इररिकवरेबल शेड्यूल बोल देते हैं। वही जब हम बात करें इन टर्म ऑफ प्रॉब्लम, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, इररिकवरेबल प्रॉब्लम बोल देते हैं। तो देखते हैं इररिकवरेबल प्रॉब्लम क्या है। A transaction Tj reads some data item, for example a data item A, which is modified by transaction Ti. Tj is what? Tj transaction रीड सम डेटा आइटम। मैं इसको साथ में डायग्राम में हमारे एक शेड्यूल में बनाते भी जाती हूँ ताकि क्लियर होता जाए। फॉर एग्जांपल ये TI ट्रांजैक्शन है और TJ ट्रांजैक्शन है, ठीक है। ये 2 ट्रांजैक्शंस की हम बात कर रहे हैं, TJ एंड TI की। तो क्या है भाई, ये TJ ने कुछ एक डेटा आइटम है उसे क्या किया, रीड किया है, जो कि किसने मॉडिफाई किया हुआ था, जिसको ऑलरेडी TI ने। तो मैं यहाँ पे एक लिख देती हूँ, मॉडिफाई किया इट मीन्स व्हाट, राइट परफॉर्म किया। तो TI ने राइट किया और उसे किसने रीड किया है, TJ ने क्या कर लिया, उसे रीड कर लिया। तो यहाँ बेसिकली स्टार्टिंग की इन 2 लाइन्स का मतलब ये था, ट्रांजैक्शन TJ रीड सम डेटा आइटम A which is modified by transaction Ti and commit of Tj done before commit और rollback of Ti। मीन्स Tj क्या हो गई, रीड करने के बाद वो पहले कमिट हो गई। Tj की बात कर रहे हैं तो मैं कमिट को भी Cj के टर्म में लिख देती हूँ, ठीक है। अब ये जो है ये क्या है कि Tj का जो कमिट है वो Ti के कमिट या रोल बैक, डजेंट मैटर Ti का कमिट परफॉर्म हो रहा है या रोल बैक परफॉर्म हो रहा है, उससे मतलब नहीं है हमें। लेकिन भाई Tj जो थी ना वो पहले कमिट हो गई है, हमें नहीं पता Ti का आगे कमिट आ रहा है, C ऑफ I आ रहा है, या रोल बैक को मैं R लिख देती हूँ, R ऑफ I। I इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, ट्रांजैक्शन Ti, C इज रिप्रेजेंटिंग कमिट ऑपरेशन, R इज रिप्रेजेंटिंग रोल बैक। तो यहाँ क्या है, कमिट या रोल बैक कुछ भी हो रहा है हमारे Ti का, उससे पहले क्या होगी, हमारी जो ट्रांजैक्शन TJ थी वो कमिट हो गई है। तो इस तरह के जो शेड्यूल होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इररिकवरेबल शेड्यूल बोलते हैं। अब हम इसे मैं एक्सप्लेन करती हूँ विद एग्जांपल। थियोरेटिकली तो हमने देख लिया, जो जो डेफिनेशन में था वो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया। अब ये बेसिकली इररिकवरेबल क्यों है, जैसे मैंने जस्ट अभी बताया है, हमारी प्रॉब्लम्स क्या थी, वही क्या क्या प्रॉब्लम्स थी हमने जब प्रीवियस पार्ट में डिस्कस किया था। एक था रीड राइट प्रॉब्लम, एक थी राइट रीड प्रॉब्लम, एक थी राइट राइट प्रॉब्लम। मेजर ये 3 प्रॉब्लम्स थी। यहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम है, देखो राइट के बाद क्या परफॉर्म हो रहा है, रीड परफॉर्म हो रहा है।
तो ये कौन सी प्रॉब्लम आई है, राइट रीड। प्रॉब्लम्स वही रहेंगी, बेसिक जो प्रॉब्लम है ना उनकी वजह से ही कुछ हमारे ट्रांजैक्शंस में क्या हो जाता है, जो शेड्यूल्स हैं उसमें कुछ डिफ़िकल्टीज अकर हो जाती हैं। ये वो डिफ़िकल्टी है जिसकी हम डिस्कशन कर रहे हैं। क्या डिफ़िकल्टी है कि हम अब उसको रिकवर नहीं कर पाएंगे। अब कैसे नहीं कर पाएंगे, देखो हमारी ट्रांजेक्शन टी से उसने रीड किया, इन बिटवीन उसने कुछ राइट किया हो, डजेंट मैटर किया है या नहीं किया, ऑब्वियसली उसने रीड कौन सी वैल्यू कर ली थी, उसने रीड कर ली थी ये वाली वैल्यू जो किसने अपडेट की है, टी आई ने अपडेट की है, और वो क्या हो गई, कमिट हो गई। यहाँ पे ये क्या हुई है, कमिट हुई है। जब एक ट्रांजेक्शन कमिट होती है तो उसके अपडेशंस क्या होते हैं, सक्सेसफुली रहते हैं। उनको आप चाह के भी रिवर्स में क्या नहीं कर सकते हो, चेंज नहीं कर सकते हो। तो उस केस में अब क्या हुआ, ये कमिट हो गई और मान लो जो हमारी ट्रांजेक्शन टी आई है वो क्या हो गई, यहाँ पे फेल हो गई। कमिट होने से पहले ही उसमें क्या हो गया, फेलर अकर हो गया। तो इस फेलर को अब हमें क्या करना पड़ेगा, फेल हुई है, इट मीन्स व्हाट, वी हैव टू परफॉर्म व्हाट, रोल बैक। हमें क्या करना पड़ेगा, रोल बैक करना पड़ेगा। अब ये जो रोल बैक है ये एनी हाउ ये ट्रांजेक्शन कमिट हो चुकी है, इसमें चेंजेस परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इस चीज़ को मैं एग्जाम्पल से दे देती हूँ, हम कुछ वैल्यूज़ के टर्म में देखें तो क्या है, T1 और T2 के टर्म में मैं एग्जांपल लेती हूँ। दोनों किसी एक डेटा आइटम A पे क्या कर रहे हैं, अपडेशन परफॉर्म कर रहे हैं। इनिशियली उसकी वैल्यू क्या है, 1000 है मान लो। राइट A, रीड A ये है। इन बिटवीन मान लो भाई इस T2 ने क्या कर दिया, इस A पे राइट परफॉर्म कर दिया, कोई एक राइट A जिसमें उसने A की वैल्यू को क्या कर दिया, 500 कर दिया है, ठीक है। एंड देन वो क्या हो गई, कमिट हो गई है। सी जो हमारा C2 है, ट्रांजेक्शन T2 है तो कमिट मैं C2 के टर्म में लिख रही हूँ। और यहाँ हमारा क्या हुआ, T1 के कमिट होने से पहले यानी C1 होने से पहले हमारे पास क्या अकर हो गया, फेलर अकर हो गया। डजेंट मैटर ये कमिट या रोल बैक हो रही है उससे पहले, प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि भाई इसके कमिट होने से पहले किसी अनदर ट्रांजेक्शन ने क्या कर लिया, रीड परफॉर्म कर लिया है और वो कमिट हो चुकी है। तो अब देखो यहाँ क्या हो रहा है कि भाई ट्रांजेक्शन ने इसने कुछ राइट परफॉर्म किया था, ठीक है। मान लो इसने इसकी वैल्यू को राइट किया एज ए ना 1000 वैल्यू थी, उसको इसने 2000 कर दिया T1 ने। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई, 2000 आ गई, ठीक है। एंड हेयर इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली अपडेशंस लेट मी राउट 500 प्लस A, ये कर देते हैं हम। A की वैल्यू जो उसने रीड की प्लस 500 किया उसने, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या रीड की है, जस्ट लेटेस्ट ये जो राइट की हुई वैल्यू उसको क्या किया इसने, रीड किया। तो रीड क्या की इसने वैल्यू, अब लेटेस्ट जो वैल्यू अपडेट हुई थी उसको रीड किया, तो ये क्या हो गया, 2000 हो गया, ठीक है। अब ये जो यहाँ अपडेशन होगा क्या होगा, 500 प्लस 2000 होगा, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 2500। तो ये अपडेट होके क्या हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। एंड देन ये क्या हो गया, कमिट हो चुका है। और इसके बाद क्या हुआ, ये जो ट्रांजेक्शन है फेल हो गई। फेल हो गई इट मीन्स व्हाट, हमें क्या करना पड़ेगा, रोल बैक करना पड़ेगा। लेकिन जो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली कमिट हो चुकी है उसका डेटा कभी भी अपडेट नहीं कर सकते। तो जब आप ये रिकवर रोल बैक करोगे तो आप ये प्रीवियस जो डेटा है उसको क्या नहीं कर पाओगे, रिकवर नहीं कर पाओगे। क्यों, क्योंकि इन बिटवीन की जो ट्रांजेक्शन थी वो क्या हो गई है, कमिट हो चुकी है। तो इस तरह की प्रॉब्लम को क्या कहा जाता है, इररिकवरेबल प्रॉब्लम कहा जाता है। मतलब कि आप चाह के भी किसी एक प्रॉब्लम के फेल होने पर बेसिकली हम रोल बैक कब परफॉर्म करते हैं, हमारे प्रीवियस डेटा को रिकवर करने के लिए हम क्या करते हैं, रोल बैक परफॉर्म करते हैं। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, हम हमारे रोल बैक करने के बाद भी हमारा डेटा रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो किसी अदर ट्रांजैक्शन ने अपडेशन करके ऑलरेडी वो कमिट हो चुकी है, वो ट्रांजैक्शन ख़त्म हो चुकी है पहले ही, उसके ख़त्म होने से पहले। तो हम चाह कर भी कमिटेड ट्रांजैक्शन में कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो ये वो चीज़ होती है कि यहाँ पे हमारा क्या है, इररिकवरेबिलिटी अकर होती है। हम हमारा जो प्रीवियस डेटा था वो रिकवर नहीं कर पा रहे। अब हम एनी हाउ देखें भी, अगर हम ओवरऑल अगर हम इसी को बैंक अकाउंट के टर्म में बात करें तो एक्चुअल में वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, ये वाला तो फेल हो गया भाई। उसने क्या किया, हमारे पास एक अकाउंट है उसमें क्या वैल्यू थी, 1000 वैल्यू थी। T1 ट्रांजैक्शन ने 1000 और उसमें ऐड कर दिए जिससे उसकी वैल्यू क्या हो गई, 2000 हो गई। यहाँ इसने क्या किया था, बेसिकली 2000 बनाने के लिए क्या किया, A प्लस 1000 किया था उसने। क्या किया, A अकाउंट में 1000 रुपीज़ और डिपॉजिट कर दिए।
तो जब उसने 1000 रुपीज़ डिपॉजिट किए, ये वैल्यू और डिपॉजिट किए, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 2000 हो गया, ठीक है। अब दूसरी ट्रांजेक्शन ने 2000 रीड करके प्लस 500 और डिपॉजिट कर दिए, तो ये क्या हो गया, 2500 हो चुका है, सॉरी इट्स 2500, ठीक है। अब जब ये रोल बैक होगा तो एक्चुअल में जो इस ट्रांजेक्शन ने 1000 रुपीज़ जो डिपॉजिट किए थे, ऑब्वियसली अगर किसी इस पर्सन ने, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, ये किसी रॉन और ये कोई जॉन नेम के दो पर्सन्स थे जिन्होंने कोई शेयरिंग में जॉइंट अकाउंट ओपन कर रखा था। तो भाई क्या किया, रॉन ने 1000 रुपीज़ क्या किए, डिपॉजिट किए, जॉन ने उसमें क्या कर दिया था, अगेन 500 रुपीज़ डिपॉजिट किए। अब रॉन तो क्या बोलेगा कि भाई उसने जब वो डिपॉजिट कर रहा था उसकी इन बिटवीन जो ट्रांजैक्शन थी वो फेल हो गई, डेफिनेटली उसके बैंक को क्या करना पड़ेगा, वो उसके 1000 रुपीज़ उसको रिटर्न करने पड़ेंगे। बट जो जॉन ने अपडेशन की वो किस पे की, इस लेटेस्ट वैल्यू पे की। तो एक्चुअल के ये जो 1000 जो अमाउंट है ना, ये 1000 अमाउंट क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया उस अकाउंट में, जबकि वो 1000 तो क्या हो गए थे, रिवर्स हो चुके थे, रोल बैक की वजह से वो 1000 क्या करने थे, रिटर्न करने थे। लेकिन इस अपडेशन की वजह से क्या हुआ, वो रिटर्निंग में प्रॉब्लम आएगी। एनी हाउ बैंक हैव टू रिटर्न दैट अमाउंट, अगर वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हुई है तो उसे क्या करने पड़ेंगे, रिटर्न करने पड़ेंगे। तो एक्चुअल में क्या है, 1000 रुपीज़ का क्या हुआ, लॉस हुआ उस बैंक को। तो ये इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स, ये जस्ट मैंने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया था इररिकवरेबिलिटी को, कि वो चाह के भी इस चीज़ को रिकवर नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या होती है, इररिकवरेबल प्रॉब्लम होती है। अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। इसके गेट में बेसिकली क्या होता है, इससे 3 तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। हमने आज इस पार्ट में इररिकवरेबल प्रॉब्लम डिस्कस किया है। फर्दर इसी में क्या आती है, कैस्केडलेस प्रॉब्लम और स्ट्रिक्ट अपडेट प्रॉब्लम भी आती है, लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम भी आती हैं। तो इन सबका मर्ज क्वेश्चन गेट में सिर्फ एक इररिकवरेबल के बेस पे क्वेश्चन नहीं आएगा, आइदर वहाँ वो पूछ लेंगे कि वेदर दिस, आपसे एक शेड्यूल दे देंगे, फिर उसमें हो सकता है वो ऑप्शन दे दें कि शेड्यूल इज सीरियलाइजेबल, तो उस केस में आपको सीरियलाइजेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। इट माइट पॉसिबल वो आपको क्या दे दें, द शेड्यूल इज इररिकवरेबल, नेक्स्ट ऑप्शन दे दे शेड्यूल इज कैस्केडलेस, अनदर दे दें शेड्यूल इज स्ट्रिक्ट रिकवरेबल। तो अलग अलग तरह के ऑप्शंस दिए होंगे, उन सब ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको सारे टेस्ट परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो अगर वो सीरियल शेड्यूल है देन डेफिनेटली इररिकवरेबल, कैस्केडलेस एंड स्ट्रिक्ट रिकवरेबल जो है वो चीज़ें अपने आप में क्या हो जाएंगी, इरेज हो जाएंगी। अगर वो सीरियलाइजेबल नहीं है फिर आपको ये सारी प्रॉब्लम्स को उनके अकॉर्डिंग चेक करना पड़ेगा। तो हम अभी इस पार्ट में इररिकवरेबिलिटी चेक करते हैं, कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं और उन क्या करते हैं, उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो उससे लिए हम क्या करते हैं, पहले हम रिकवरेबल शेड्यूल को एक बार ब्रीफली देख लेते हैं। हमें क्या करना है, क्वेश्चन में पूछा होगा कि ये गिवन शेड्यूल जो है वो रिकवरेबल है या नहीं है। अब हमने बात तो कर ली इररिकवरेबिलिटी कि इररिकवरेबल क्या होता है, लेकिन हम उसको रिकवरेबल कब बोलेंगे, अब हम वो डिस्कस करते हैं। इररिकवरेबल कब होगा वो हम देख चुके हैं, अब वो रिकवरेबल कब है हम वो देखते हैं। फर्स्ट थिंग इज व्हाट, शेड्यूल एस इज रिकवरेबल इफ एंड ओनली इफ। कब होगा, सिर्फ तभी होगा जब नो अनकमिटेड और डर्टी रीड इन शेड्यूल, कोई भी डर्टी रीड शेड्यूल में नहीं है तो वो क्या होगा, रिकवरेबल होगा। अब डर्टी शेड्यूल हम ऑलरेडी प्रीवियस पार्ट्स में भी डिस्कस कर चुके हैं, बट लेट मी जस्ट सिंपल सा एग्जांपल दे देती हूँ। जो हमने यहाँ एग्जांपल लिया है ना, यहीं पे डर्टी रीड एग्जिस्ट कर रहा है। डर्टी रीड बेसिकली क्या होता है, कोई एक ट्रांजैक्शन ने राइट परफॉर्म किया और उसके कमिट होने से पहले ही किसी ने क्या कर लिया, रीड कर लिया है किसी अदर ट्रांजैक्शन ने, तो इसको क्या बोलते हैं, बेसिकली अनकमिटेड रीड भी कहा जाता है। ये जो रीड किया है ना, ये जो रीड ए है ये क्या है, अनकमिटेड रीड। क्यों, क्योंकि इसने कौन सा रीड परफॉर्म किया है, उस वैल्यू को रीड किया है जो ट्रांजैक्शन अभी तक क्या हुई है, कमिट नहीं हुई है। इस रीड से पहले यहाँ कमिट परफॉर्म नहीं हुआ है, इसी को अनकमिटेड रीड या क्या बोलते हैं, डर्टी रीड बोलते हैं। तो ठीक है, ये चीज़ थी अनकमिटेड रीड और डर्टी रीड। अब यहाँ पे क्या है, ऐसी कोई भी अनकमिटेड रीड या डर्टी रीड अगर हमारे शेड्यूल में नहीं है तो वो क्या होगा, रिकवरेबल होगा। अब प्रीवियस जो हमने एग्जांपल लिया इररिकवरेबल का था, तो उसमें ऑब्वियसली क्या हो, अनकमिटेड रीड या डर्टी रीड एग्जिस्ट कर रहा था। तो अगर अनकमिटेड रीड और डर्टी रीड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इट मीन्स वो वाली क्या है, हमारी शेड्यूल जो है वो रिकवर हो सकती है। या अनदर टर्म में हम बात करें, ये तो बात हो गई अगर हम नॉर्मली बात कर रहे हैं, ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करे तो। अगर ये एग्जिस्ट भी करे
तो किस सिचुएशन में हम उसको रिकवर बोलेंगे वो बात करते हैं। तो वही एग्जांपल लिया है हमने, सेम मैंने वही अगेन T1 T2 के टर्म में ही लिया है, क्योंकि हमने जो प्रीवियस एग्जांपल लिया था वो सेम यही है। अगर T2 जो डेटा है, T2 जो ट्रांजैक्शन है, इफ़ T2 ट्रांजैक्शन रीड डेटा आइटम A, प्रीवियस एग्जांपल में जो मैं अगर यहाँ वापस भी लिख दूँ कि T1 और T2 हमने जो एग्जांपल लिया था, मैं सेम वही एक बार लिख देती हूँ, राइट A रीड A, ये है। तो T2 ट्रांजैक्शन जो है वो क्या कर रही है, रीड कर रही है डेटा आइटम A को, जो कि किसने मॉडिफाई किया है, T1 ने जिसे मॉडिफाई किया है उसको किसने रीड किया है, T2 ने। तो जो T2 का कमिट ऑपरेशन है, देन कमिट ऑफ T2, जो T2 का कमिट ऑपरेशन है वो कब तक डिले होना चाहिए, जब तक हमारी T1 ट्रांजैक्शन कमिट नहीं हो जाती, तब तक में हमारी T2 ट्रांजैक्शन भी क्या नहीं होनी चाहिए, कमिट नहीं होनी चाहिए। तो उस केस में वो क्या होगी, रिकवरेबल होगी। इट मीन्स व्हाट, जब तक फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐसे नंबर ऑफ ऑपरेशंस हैं, लेकिन अगर ये यहाँ पे कमिट या रोल बैक कुछ भी आए, वी आर नॉट अवेयर अबाउट कमिट या रोल बैक, लेकिन इस ट्रांजैक्शन का कमिट इस कमिट या रोल बैक के बाद ही आएगा, तो ये क्या होगी, रिकवरेबल होगी। ऑब्वियसली क्यों होगी, देखो मैं बताती हूँ। अगर हमारे यहाँ पे ये कमिट हो गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कमिट हो चुकी है, इट मीन्स हमें रिवर्स में जाने की नीड नहीं है, जो भी अपडेशंस हुए थे वो वैलिड अपडेशन थे। इन केस ये फेल हो गई तो हमें क्या करना पड़ेगा, रोल बैक परफॉर्म करना पड़ेगा। जब हम इसे रोल बैक करेंगे तो क्या होगा, इसके बीच में जो भी ट्रांजैक्शंस आई थी, उन्होंने जो भी रीड राइट जो भी परफॉर्म किया था, वो भी क्या होंगे, साथ में पैरेलली रोल बैक होंगे। क्यों, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन भी अभी तक क्या नहीं हुई है, कमिट नहीं हुई है, तो ये भी क्या हो जाएगी, रोल बैक हो जाएगी। जब दोनों ट्रांजैक्शंस रोल बैक हो जाएंगी तो हमारी जो एक्चुअल प्रीवियस में जो ओल्ड वैल्यू थी, मेन जो डेटाबेस में जो लोवेस्ट मतलब जो ओल्डेस्ट वैल्यू थी हमारे पास, वो रिकवर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जितनी भी ट्रांजैक्शन उस पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रही थी, यहाँ पे कितनी 2 ट्रांजैक्शंस थी जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हैं, वो दोनों की दोनों ही क्या हो गई हैं, रोल बैक हो गई हैं। तो उस केस में ऑब्वियसली हम क्या कर पाएंगे, हमारी ओल्ड वैल्यू को रिकवर कर पाएंगे। रोल बैक का बेसिकली जो मेन रीज़न था वो क्या था, हमारी प्रीवियस वैल्यू को रिकवर करना। तो क्या है बेसिकली, जो दूसरी डिपेंडेंट ट्रांजैक्शन है ना, उसका कमिट डिले होना चाहिए जब तक कि प्रीवियस ट्रांजैक्शन का कमिट या रोल बैक नहीं हो जाता है। तो उस केस में हम उस ट्रांजैक्शन को क्या बोलते हैं, रिकवरेबल। एक तो सीधा सीधा सा कंसेप्ट है कि भाई अनकमिटेड रीड या डर्टी रीड ना हो, तो यहाँ पे क्या था, डर्टी रीड एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस केस में एक तो ये नहीं है तो हम डायरेक्टली कंक्लूड कर देंगे कि हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो क्या है, रिकवरेबल है। स्टिल अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो कुछ इस तरह से होना चाहिए कि जो डर्टी रीड है जिस ट्रांजैक्शन में, उस ट्रांजैक्शन का जो कमिट है वो डिपेंडेंट, जिस ट्रांजैक्शन पे डिपेंड है वो उसके कमिट या रोल बैक के बाद ही होना चाहिए। तो हम उस ट्रांजैक्शन को क्या बोलेंगे, रिकवरेबल बोलेंगे। अब ये हमने इरिकवरेबिलिटी और रिकवरेबिलिटी देख लिया। अब हम फटाफट से कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि कंसेप्ट हमारा यहाँ पे क्लियर हो चुका है। अब जस्ट हम ये कुछ ब्रीफ एग्जाम्पल देख लेते हैं और चेक करते हैं ये क्वेश्चन जो हमारे आए हुए हैं इसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे हम चेक करेंगे कि हमारी कौन कौन से जो शेड्यूल है वो क्या है, रिकवरेबल है, और कौन सा शेड्यूल क्या है, रिकवरेबल नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रांजैक्शन है T1 और T2, 2 ट्रांजैक्शंस हैं। यहाँ पे क्या है हमारे पास, रीड राइट कन्फ्लिक्ट है, और ये कौन सा रीड है, हमारा डर्टी रीड है, ठीक है। अब डर्टी रीड एग्जिस्ट कर रहा है, ऑप्शंस 2 थे, डर्टी रीड एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम डायरेक्टली कंक्लूड कर देंगे। अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो उस केस में हमारे पास क्या होना चाहिए, उसका जो कमिट ऑपरेशन है वो डिले होना चाहिए। बट लुक एट हियर, यहाँ कमिट ऑपरेशन नहीं हुआ है, यहाँ क्या हुआ है, रोल बैक हुआ है। तो ठीक है, यहाँ पे हमारा आइदर कमिट हो या रोल बैक परफॉर्म हो, ये तो अपने आप में खुद को क्या कर चुका है, रोल बैक कर चुका है। सिर्फ किस चीज़ को डिले करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ कमिट को डिले करना है, रोल बैक को डिले नहीं करना। क्यों, क्योंकि कमिट क्या करती है, कमिट हमें फोर्सफुली ये कर देती है कि हम उसके बाद उसमें चेंजेस वापस में रिवर्स में नहीं कर सकते, लेकिन रोल बैक तो अगेन फर्दर चेंज कर सकती है ना। दैट्स वाई उस केस में ये जो शेड्यूल है ये हमारा क्या है, रिकवरेबल है। क्यों, क्योंकि इस ट्रांजैक्शन का, जिस ट्रांजैक्शन में डर्टी रीड एग्जिस्ट कर रही थी, उसका कमिट क्या है, अभी तक इसके कमिट से पहले नहीं आया है। उससे पहले क्या है, रोल बैक आया है। रोल बैक से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क किससे पड़ रहा था, कमिट से। तो इसके कमिट होने से पहले, कमिट या रोल बैक कुछ भी होने से पहले T2 ट्रांजैक्शन में कमिट नहीं आया, इट मीन्स ये क्या है, रिकवरेबल है। अगर इसी ट्रांजैक्शन में हमारे पास इस तरह से होता T1 और T2, अगर मैं इसी की बात करूँ, यहाँ क्या है, राइट A
यहाँ रीड ए एंड देन यहाँ पे कमिट ऑफ C2 एंड देन यहाँ पे कमिट या रोल बैक में से कुछ भी आता, तो उस केस में ये क्या हो जाता हमारा इररिकवरेबल बन जाता है। क्यों? क्योंकि जो डिपेंडेंट ट्रांजैक्शन है वो क्या हो गई, पहले कमिट हो गई, तो उस केस में ये क्या होता इररिकवरेबल होता। सेम एग्जांपल हम ऑलरेडी देख चुके हैं इररिकवरेबिलिटी केस में, लेकिन मैंने यही सेम एग्जांपल सिर्फ रोल बैक के टर्म में लिया। क्यों? क्योंकि गेट में रोल बैक टर्म भी यूज़ किया जाता है, नॉट नेसेसरी कि वो हमेशा कमिट दे। अब यहाँ पे डाउट पता है स्टूडेंट्स में ये आता है, उन्होंने ये पढ़ा होता है कि भाई इस ट्रांजैक्शन से कमिट होने से पहले भाई इस ट्रांजैक्शन का कमिट हमें रोकना है, बट वो इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं जल्दबाजी में कि सिर्फ कमिट रोकना था हमें, रोल बैक से हमें कोई मतलब नहीं है। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे कमिट को रोल बैक से रिप्लेस किया, ताकि ये चीज़ जब एक बार आप क्वेश्चन में देख लोगे ना तो आपको हमेशा याद रहेगा कि भाई रोल बैक से हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क सिर्फ कमिट से पड़ रहा था, हमें क्या करना था, कमिट को ही डिले करना था। तो रोल बैक के केस में भी वो क्या होगा, रिकवरेबल होगा। लेट्स मूव टू द अनदर एग्जाम्पल। इसमें भी क्या है, यहाँ राइट परफॉर्म हुआ 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 है, लेकिन यहाँ पे कोई भी क्या है, डर्टी रीड या अनकमिटेड रीड एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो यूजिंग फर्स्ट पॉइंट आप डायरेक्टली क्या, हमारे पास दोनों क्या थे, और में सिचुएशंस थी, या तो पहली सिचुएशन ट्रू हो या दूसरी सिचुएशन हो। तो यहाँ पे क्या है, कोई भी डर्टी रीड एग्जिस्ट नहीं कर रही है, कोई भी डर्टी रीड नहीं है। इट मीन्स व्हाट, दोनों में से कोई भी ट्रांजैक्शन किसी पे डिपेंड नहीं कर रही है। देखो, इसने अपना राइट परफॉर्म किया इंडिविजुअल, इसने अपना इंडिविजुअल राइट परफॉर्म किया, इसने भी यहाँ अपना इंडिविजुअल राइट परफॉर्म किया, और इस ट्रांजैक्शन ने भी क्या, इंडिविजुअल राइट परफॉर्म किया है। दोनों में से किसी ने भी क्या किया, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है। वो जब वो रीड इन बिटवीन करते ना तो वो डिपेंडेंट हो जाते। लाइक अगर यहाँ रीड आ जाता तो वो रीड कौन सा होता है, लेटेस्ट T1 ने जो अपडेट किया है, तो वो वहाँ पे डिपेंडेंसी होती। लेकिन यहाँ पे उस तरह की कोई डिपेंडेंसी नहीं है, कोई भी डर्टी रीड यहाँ नहीं है। तो उस केस में अगर हमारी T2 पहले भी कमिट हो जाए ना, तब भी वो क्या है, हमारी रिकवरेबल है। क्यों है रिकवरेबल? बिकॉज T1 एंड T2 आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ये दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट हैं। जब इंडिपेंडेंट है तो किसी दूसरे की वजह से किसी का भी रोल बैक या जो कमिट है वो नहीं स्टॉप होगा। तो उस केस में ये क्या है, इरिकवरेबल है, मतलब सॉरी ये क्या है, रिकवरेबल है। अब ये जो शेड्यूल है ये सीरियलाइजेबल है या नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। अब देखो यहाँ पे अगर हम चेंजेस करें, सीरियलाइजेबिलिटी की चेक करें, तो जो हमारे फाइनल राइट्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। दैट्स वाई ये क्या है, हमारी सीरियलाइजेबल शेड्यूल नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम थर्ड हमारा क्वेश्चन। अगर हम देखें थर्ड क्वेश्चन में क्या है, रीड परफॉर्म हुआ है, देन यहाँ रीड है, आफ्टर दैट राइट एंड देन हियर इज अ राइट। अब देखो यहाँ पे रीड ऑपरेशंस और राइट ऑपरेशंस दोनों हैं, लेकिन क्या कोई डर्टी रीड है? ये दोनों रीड क्या है, इनिशियल रीड है। दोनों के दोनों क्या है, इनिशियल रीड है। किसी भी ने अभी तक अपडेटेड वैल्यू रीड नहीं किया है। अब यहाँ ये जो राइट ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है ना, वो इस रीड की हुई वैल्यू की वजह से हुआ। अगर यहाँ पे रीड आ जाता ना तो वो लेटेस्ट वैल्यू को क्या करता, रीड करता। लेकिन ये रीड क्या किया इसने, प्रीवियस वैल्यू, यहाँ जो भी डेटाबेस में ए की वैल्यू स्टोर थी ना, यहाँ पे भी उसने वही वैल्यू रीड की और इस ट्रांजेक्शन ने भी वही वैल्यू रीड की है, और उस वैल्यू पे इन्होंने अपना अपना अपडेशन परफॉर्म किया है। यहाँ रीड राइट दोनों ऑपरेशन है, लेकिन दोनों में कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका अपना इंडिविजुअल रीड था, इसके बीच में अगर यहाँ पे राइट आ जाता ना तो ये रीड क्या हो जाता, डिपेंडेंट रीड बन जाता, और क्या हो जाता, डर्टी रीड हो जाता। जबकि यहाँ पे कोई राइट ऑपरेशन इनके बीच में नहीं आया है। दोनों रीड क्या है, इंडिपेंडेंट रीड हैं। यहाँ पे दोनों इनिशियल वैल्यू को रीड कर रहे हैं और उसके बाद अपना अपना राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो भले हमारे ट्रांजेक्शन T2 पहले कमिट हो जाए, तब भी वो क्या होगी, रिकवरेबल होगी। तो ये हमारा शेड्यूल भी क्या है, रिकवरेबल है। यहाँ मैंने जो एग्जांपल्स लिए हैं ना, वो स्पेशली जो हमने डेफिनेशन ली थी ना, कभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डेफिनेशन पे फिक्स हो जाते हैं कि भाई उसका कमिट पहले नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे उसका कमिट पहले हो। ऑब्वियसली गेट में क्वेश्चन सिंपल नहीं देंगे, वो डेफिनेशन में कहा है कि कमिट पहले नहीं है, तो वो डेफिनेटली आपको पहले कमिट देंगे। लेकिन उस केस में भी आप सिर्फ अगर डेफिनेशन के हिसाब से यहाँ देखोगे ना, तो देखते ही आपको क्या लगेगा, भाई हमारी T2 ट्रांजेक्शन है, ए पे दोनों रीड राइट परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब डिपेंडेंसी एग्जिस्ट हो सकती है, और पहले इसका कमिट हो गया। तो बेसिकली डायरेक्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कंक्लूड कर देते हैं कि ये क्या है, इररिकवरेबल है। जबकि यहाँ पे
एक्चुअल में तो कोई डिपेंडेंसी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, इसने अपना अलग रीड किया है, इसने भी अपना अलग रीड किया है, दोनों के आपस में कोई बीच में राइट ऑपरेशन नहीं था कि उन्होंने एक दूसरे की अपडेट की वैल्यू पढ़ी होगी। यहाँ दोनों ने अपना अपना वैल्यू क्या किया था, रीड किया था, तो उस केस में क्या है, ये रिकवरेबल है, भले ही हमारी दूसरी ट्रांजेक्शन पहले कमिट हो जाए। लेकिन अगर वो डिपेंड नहीं कर रही है, अगर कोई ट्रांजेक्शन हमारी डिपेंड नहीं कर रही हैं एक दूसरे पे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है हमें, हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि वो क्या है, रिकवरेबल है। लेट्स मूव टू द अनदर एग्जाम्पल। यहाँ पे क्या है, राइट परफॉर्म किया है एंड देन रीड परफॉर्म हुआ है, इट मीन्स व्हाट, वी हैव अ डर्टी रीड। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट जो ऑप्शन था वो तो हम नहीं अप्लाई करेंगे। अब डर्टी रीड है तो हमें देखनी पड़ेगी डिपेंडेंसी, क्या डिपेंडेंसी है। नाउ सी, राइट परफॉर्म किया देन रीड परफॉर्म किया, लेकिन इस रीड के बाद उसने क्या है, कोई राइट परफॉर्म नहीं किया एक तो। सेकंड, जो इसका कमिट है ना, डर्टी रीड होने के बाद इसका जो कमिट है वो किसके बाद हुआ है, T1 के कमिट होने के बाद हुआ है। तो हमारी एक्चुअल डेफिनेशन तो यही थी ना कि अगर कोई डर्टी रीड है तो उसका कमिट तब तक डिले होना चाहिए जब तक कि T1 ट्रांजैक्शन का कमिट या रोल बैक ना आ जाए। तो यहाँ क्या हो गया, कमिट आ चुका है हमारे T1 का और उसके बाद हमारी T2 कमिट हुई है। इट मीन्स व्हाट, हमारे डेफिनेशन के हिसाब से हमारा जो कमिट था वो इसके कमिट के बाद आया है। इसका मतलब ये भी क्या है, हमारी रिकवरेबल है। डर्टी रीड होते हुए भी जो कमिट था वो डिले हुआ है उसके कमिट तक में, तो वहाँ पे वो क्या है, रिकवरेबल है। अनदर एग्जांपल देखें, यहाँ पे क्या है, राइट परफॉर्म हुआ है, देन राइट परफॉर्म हुआ है, उसके बाद क्या हुआ है, रीड परफॉर्म हुआ है। अब यहाँ पे भी मैं बताती हूँ स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, वो सोचते हैं यहाँ राइट हुआ है और यहाँ रीड हुआ है, वो इन दोनों के बीच में क्या कर देते हैं, डिपेंडेंसी कर देते हैं। लेकिन आप ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो भी रीड होता है ना वो हमेशा लेटेस्ट राइट का होता है। जिस भी ट्रांजेक्शन ने लेटेस्ट में राइट परफॉर्म किया है ना वही वैल्यू रीड होगी। तो लेटेस्ट किसने, देखो इसने पहले राइट किया था, उसके बाद किसने, इसने राइट किया है, तो ये रीड क्या हुआ, लेटेस्ट ये वाली वैल्यू रीड करेगा। तो ये किस पे, ये तो खुद की ही ट्रांजैक्शन, अपनी ही ट्रांजैक्शन के अंदर की ही वैल्यू को रीड कर रहा है, दूसरे ट्रांजैक्शन में थोड़े मूव कर रहा है। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे भी T2 डिपेंड नहीं कर रही है T1 पे, क्यों, क्योंकि यहाँ उसका इंटरनल चल रहा है, उसने अपनी इंटरनल वैल्यू को रीड किया है, ना कि उसने अनदर ट्रांजैक्शन पे डिपेंड होकर रीड किया है। तो उसका पहले कमिट हो भी जाए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों, क्योंकि उसने अपनी सेल्फ वैल्यू रीड की है। तो यहाँ पे भी अगर ये कमिट हो भी गई और उस केस में हम इसको क्या करें, रोल बैक भी करते हैं अगेन, तब भी यहाँ जो इसकी वैल्यू थी ये इसकी अपनी वैल्यू से चेंजेस थे, ना कि इस वैल्यू के अकॉर्डिंग चेंजेस थे। ये डायरेक्ट राइट था, इसको रीड नहीं किया था इसने, यहाँ से इसने रीड नहीं किया। जो वैल्यू थी इसने ए ने उसको, ए को 1000 से इस वाली ट्रांजेक्शन इसको हो सकता है 500 किया हो, इसने सॉरी इट्स 500 और इसने डायरेक्टली इसको क्या कर दिया 250 किया हो। लेकिन दोनों ने एक दूसरे की वैल्यू को रीड करके नहीं किया था, डायरेक्टली अपडेट किया था, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्लाइंड राइट भी बोलते हैं। जब बिना रीड किए हम कुछ राइट कर देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लाइंड राइट। तो दोनों ने क्या परफॉर्म किया, ब्लाइंड राइट परफॉर्म किया है। लेकिन ये जो रीड है ना, ये रीड डर्टी रीड नहीं है। डर्टी रीड कब होगा, जब वो किसी अनदर अनकमिटेड ट्रांजेक्शन का रीड करे, लेकिन यहाँ तो वो सेल्फ ट्रांजैक्शन की अपडेटेड वैल्यू को रीड कर रहा है ना, तो ये क्या है, डर्टी रीड नहीं है। तो ये अगर रीड डर्टी रीड नहीं है तो हमारी फर्स्ट जो पॉइंट था, अगर कोई डर्टी रीड या अनकमिटेड रीड नहीं है तो वो ट्रांजैक्शन क्या होती है, रिकवरेबल होती है। तो हम यूजिंग दैट ट्रांजैक्शन डायरेक्टली हम क्या कर देंगे, इसको रिकवरेबल डिसाइड कर देंगे। अदरवाइज अगर आप सेकेंड डेफिनेशन पे भी जाना चाहो तो भी कमिट पहले हो गया है, लेकिन ये डिपेंडेंट नहीं है, ये खुद की वैल्यू को रीड कर रहे हैं। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जांपल। रीड ए, राइट ए एंड देन रीड ए। यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट डिपेंडेंट वाला हुआ है। इट मीन्स व्हाट, दिस वन इज व्हाट, डर्टी रीड। डर्टी रीड एग्जिस्ट कर रहा है, तो अब हमारे पास डर्टी रीड है तो हमें सेकंड डेफिनेशन पे मूव करना ही पड़ेगा। तो हम देखते हैं क्या होता है कि क्या उसका कमिट हाँ डिपेंडेंट ट्रांजैक्शन के कमिट के बाद हो रहा है या पहले हो रहा है। अगर पहले हो रहा है तो वो इररिकवरेबल है, अगर बाद में हो रहा है तो वो रिकवरेबल है। सो लेट्स सी, हमारे पास डर्टी रीड वाली जो ट्रांजैक्शन थी उसका कमिट इसके कमिट से पहले हो गया है, तो उस केस में ये ट्रांजैक्शन हमारी क्या होगी, इररिकवरेबल होगी। ये वाली ट्रांजैक्शन क्या है, ये वाला जो शेड्यूल है ये इररिकवरेबल शेड्यूल होगा।
तो ये इन सारे जो हमने ये सारे एग्जाम्पल्स देखे, इन सारे एग्जाम्पल्स में से ये सभी क्या थे, रिकवरेबल थे। मैंने सब में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन बताया था ताकि जो डाउट्स क्रिएट होते हैं स्टूडेंट्स के वो क्लियर हो जाए। ये लास्ट वाला एक अकेला शेड्यूल ऐसा था जो क्या था, इरिकवरेबल था। तो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है रिकवरेबिलिटी इरिकवरेबिलिटी में, देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल CSC GateHub। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।